एआई क्लब में स्वागत है। आज अपन ट्राई डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अनूप पारखी है और मैं करीब 25-26 साल से आईटी इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। मैंने बी किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एसजीएसआईटीएस इंदौर से 1991 में, और फिर गेट के बाद में आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है। मैं भी परसिस्टेंट सिस्टम्स में काम करता हूँ। 2 साल मैंने परसिस्टेंट सिस्टम में काम किया आफ्टर एमटेक, और उसके बाद फिर मैं यूएस चला गया 10 साल। उसके बाद वापस आया इंडिया में, तो देन अगेन आई जॉइन बैक परसिस्टेंट सिस्टम्स। सो परसिस्टेंट में इंडिया में क्या मैंने परसिस्टेंट सिस्टम्स में काम किया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेटली मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ज़्यादा है। अदरवाइज मेरा क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, थोड़ा सा मेरे को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के बारे में भी नॉलेज है, और अभी क्लाउड मेरा मेजर फोकस एरिया है। तो आज का लेक्चर ट्राई डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है, डीएसए प्रॉब्लम्स वगैरह, पर एनीवे थोड़ा थ्योरी पार्ट भी अपन देख लेते हैं इसका। ओके, सो एज ऑलवेज यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में इस टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे कि व्हाट इज ट्राई, इसके जो मेजर ऑपरेशंस है, सर्च, इंसर्शन, फाइंडिंग अ वर्ड, डिलीशन, और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। So, tried data structure is basically a retrieval kind of an efficient information retrieval data system। इसका ये क्या मतलब है कि अगर आपको एक not storage wise, but if you want to extract इन information efficiently मतलब क्या है कि in the case of time complexity, अगर आपको जल्दी से जल्दी निकालना है तो उसके लिए ट्राई डेटा स्ट्रक्चर्स का अपन यूज कर सकते हैं। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बाइनरी सर्च ट्री की होती है, इसमें से बताया कि इट्स एम लॉग एन होती है जनरली। और इन केस ऑफ सर्च, इन द केस ऑफ ए ट्राई, इट्स ऑर्डर ऑफ एम, वेयर एम इज द मैक्सिमम स्ट्रिंग लेंथ। जितनी उसकी होगी उतना इसको टाइम लगता है, right? अगर वो 3 कैरेक्टर का स्ट्रिंग होगा तो ऑर्डर ऑफ 3 लाइक कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं उसको। तो इट्स मेनली यूज फॉर, इसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो इट्स लाइक जो आप वर्ड्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, डिक्शनरी इसमें स्टोर कर सकते हो। आपको जो टिपिकल एप्लीकेशंस में पहले बताता हूँ अभी, कि जैसे अपन मोबाइल वगैरह में टाइप करते हैं, राइट, एंड देन इट गिव्स यू द इसके बाद में क्या क्या आ सकता है, सम काइंड ऑफ अ सजेशन। So part of it is can be, that information can be stored into a try data structure। क्या आपको ऑटोमेटिक वर्ड कंप्लीशन या इस टाइप का कुछ आपका एप्लीकेशन है, तो उसमें आप ट्राई का डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। Okay. तो ये ट्राई थोड़ा सा हाई लेवल का डेटा स्ट्रक्चर है, पर अल्टीमेटली अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इसको आउट ऑफ बॉक्स दिया नहीं है कि यू कैन नॉट से ओके ट्राई ऐसा टाइप है और मैं आई एम गोइंग टू basically create an instance of it, or I'm going to use a try as it is, like जैसे अरेज का होता है, राइट, अरेज है, आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, लिस्ट होता है, टपल वगैरह होता है पाइथन में आपका, राइट। तो ये ऐसा कोई एक लो लेवल का डेटा स्ट्रक्चर नहीं है आपका, राइट। तो इट्स लाइक हाई लेवल का, इट्स लाइक हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें आपको इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग टाइप से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये 4 चीज़ आपको आपके स्ट्रक्चर में लगती है, राइट। पाइथन वगैरह में तो जनरली एक क्लास वगैरह बना के भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको एक कैरेक्टर, आपका एक फील्ड होना चाहिए, इसमें आप एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर स्टोर है उसकी वैल्यू स्टोर होगी, और उस सो बाय द वे, एज आई शोड अबाउट, इट्स लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और इसके जो रूट में होता है वो रूट में नल होता है। एक्सक्यूज मी सर, आपका हाँ, प्रेजेंटेशन बंद हो गया है। प्रेजेंटेशन बंद हो गया, ओके, ठीक है, फिर से मैं कर देता हूँ। ये कैसे हो गया ये, विंडो,
अब दिख रहा है क्या? ओके, नाउ इट्स विजिबल। हाँ, फुल स्क्रीन कर लो। हाँ, अभी हो गया। हाँ, तो वो तो बेसिकली जैसे मैं बता रहा था कि इसके 4 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स आपके अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है किसी लो लेवल जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सपोर्ट किया जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसमें आपको कैरेक्टर, एक फील्ड आपका कैरेक्टर रहेगा, आपके अरे ऑफ चिल्ड्रन रहेंगे, और वेदर दिस वर्ड इज फिनिश्ड और नॉट। जैसे आप इसको अगर वर्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर वो वर्ड आपका खत्म हुआ है कि इट्स लाइक अ सब वर्ड ऑफ सम बिगर वर्ड, इसमें आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और काउंटर कि कितने वर्ड्स आ गए हैं, राइट? इसमें आपको बिकॉज द फैक्ट दैट कि दिस कैन बी सब वर्ड ऑफ सम बिगर वर्ड, तो हमेशा अगर जैसे जैसे वो एंड, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल में लूंगा तो एच ई और एच ई हैन, राइट? तो ई जो रिप्रेजेंट करेगा उसमें इट कैन बी टू काउंट, एक ही में भी आएगा और एच एन में भी आएगा, सो दैट काउंटर वैल्यू विल बी 2। तो जैसे फर्स्ट एकदम स्लाइड में अपने देखा था, it's like a tree. Ultimately, it's a tree structure. It's not a BST. It's not a binary structure, because each node can have approximately say 26 चिल्ड्रन उसमें हो सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे इसका अगर सिंपल इम्प्लीमेंटेशन अगर अपन देखेंगे तो सपोज अगर आपको के लोअर केस लेटर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो ईच ऑफ दिस लेटर कैन हैव the 26 children, which represents the A to Z of the alphabet, right? Basically, तो इसके लिए it's not a binary search tree, but it's a like a n array search, n array tree. इसमें जो रूट रहता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, पर जो बाकी के जो चिल्ड्रन रहते हैं उसमें सब अपन वर्ड्स वगैरह को स्टोर करते हैं, और each of them can have a maximum of 26 चिल्ड्रन। ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है ट्री फॉर्म में। और इन द फॉर्म ऑफ द लो लेवल स्ट्रक्चर इसमें 4 फील्ड्स होंगे, अरे ऑफ चिल्ड्रन, कैरेक्टर, इज वर्ड फिनिश और काउंटर, से 4 इसमें वो है। काफी सिंपल है, लाइक इट्स लाइक अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्री स्ट्रक्चर है, जिसके लिए आपको इट्स मेनली यूज फॉर द स्टोरिंग द वर्ड्स वगैरह। अब पिक्टोरियल फॉर्म में ये सब इजी है। इफ यू वांट टू सर्च अ वर्ड इन द ट्राई, तो आप क्या करोगे? सपोज यू वांट टू सर्च फॉर अ वर्ड से बैग, तो आप जो नल रूट है उससे शुरू करोगे। आप उसका जो उस चिल्ड्रन पे जाओगे, उस नोड पे जाओगे, चिल्ड्रन नोड पे जिसमें बी स्टोर्ड है, आप बी पे जाओगे और फिर एंड देन यू विल जस्ट कंटिन्यू कि उसके जो ए वाले चिल्ड्रन पे जाओगे बी हो जाएगा। अगर ए के अगर 2 चिल्ड्रन है डी और जी, तो आप डी जी पे जाओगे। अगर आपको मिल जाता है इस पे, देन यू विल से द वर्ड इज फाउंड। अगर वैसा कुछ आपका आखिरी तक नहीं होता है, नो व्हाटएवर द कैरेक्टर यू हैव इन योर वर्ड, अगर आपके पूरे के पूरे वर्ड्स सॉरी पूरे के पूरे कैरेक्टर्स फ्रॉम दैट वर्ड अगर ट्री फॉर्म में सर्च नहीं हो पाते, देन यू कैन से द वर्ड इज नॉट फाउंड, अदरवाइज यू विल से वर्ड इज फाउंड। सो पिक्टोरियल में इसको शो करना बहुत इजी है, और आई एम श्योर इवन द इसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना इजी है। आई डोंट थिंक इट्स अ मेजर प्रोग्रामिंग चैलेंज टू इवन implement all the operations into the try data structure. इंसर्ट करना है आपको, तो भी वो तो ऑपरेशन बहुत सिंपल है, यू टू स्टार्ट विथ रूट। और आप देखो कि अगर ए ऐसा कोई नोड है क्या ए वाला, तो इस पिक्चर में ए है, उसका जो चिल्ड्रन है ए का वो डी भी है, ऊपर ए और एम नहीं है, तो उसके डी के अंदर आप एक नया नोड क्रिएट करोगे विथ वैल्यू ए, और उसके बाद उसका भी एक नया चाइल्ड क्रिएट करोगे विथ वैल्यू एन, और उन सबको लिंक कर दोगे आपस में। अगर आपको फाइंडिंग ए वर्ड इन ए ट्राई, जैसे आपको कुछ वर्ड फाइंड करना है जिसमें ऑल द वर्ड्स विच स्टार्ट विथ ए बी, ऐसे उसमें पहले का अपना सर्च का ऑपरेशन था, इसे थोड़ा सा अलग है। इसमें अपन वर्ड फाइंडिंग ए वर्ड इन ट्राई, इसमें ऑल द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ ए बी, तो आप न से शुरू करोगे, ए और बी पे आओगे, और बी के जितने चिल्ड्रन है उस पे आप वो करोगे, सो दैट विल रिप्रेजेंट ऑल द वर्ड्स विच स्टार्ट विथ ए बी। डिलीट करना भी इसमें बाय द वे एक्चुअल डिलीट नहीं करते, इसमें सॉफ्ट डिलीट करते हैं। ये एक फर्क है इसमें। सॉफ्ट डिलीट पता है ना किसी को? ओके, यू डोंट एक्चुअली रिमूव द नोड,
but you mark that that children is deleted, so that अगर बाद में अगर आपको ऐड करना पड़ा तो फिर वो इजी पड़ता है। तो डिलीट बैक करना है तो आप नल से शुरू करोगे, रूट नल से बी पे जाओगे, बी से ए पे जाओगे और फिर जी को रिमूव कर दोगे, सॉफ्ट डिलीट अगेन, द हार्ड डिलीट। इसके एप्लीकेशंस जैसे मैंने बताया कि पैटर्न सर्च करने के लिए लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैचिंग और ऑटो कंप्लीट जैसे मैंने एप्लीकेशंस के बारे में बताया। तो ये आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी एंड easy, but I would say very powerful concept, like try data structure, and then the way and there could be numerous implementation of it, and आपने शायद ऑलरेडी इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया है, तो आई थिंक थोड़ा तो आपको आइडिया तो आ गया होगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन वगैरह में, एंड देन हाउ डू यू नो basically write some useful programs with this. Okay, so with this, any questions on the track before we move to the dynamic programming? अनूप सर, ये ट्राई बना बनाया क्यों नहीं देते हैं डाटा लैंग्वेजेस में, कुछ आइडिया? नहीं, क्योंकि ये एकदम ऐसा नॉट लो लेवल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, राइट? एंड देन डिफरेंट पीपल कैन इम्प्लीमेंट इट डिफरेंटली, सो वो एक कारण हो सकता है। पर हाँ, मतलब बेसिकली दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि अगर कोई यूटिलिटी से लिख सकता है कि somebody can प्रोवाइड द कोड फॉर ट्राई एंड देन यू कैन, बट कोर लैंग्वेजेस में वो नहीं आता है। किसी तो भी यूटिलिटी वगैरह में आ सकता है, कई बार अगर पाइथन के कुछ पैकेजेस वगैरह होंगे तो शायद उसमें आ सकता है। तो ये एक्सटेंसिवली यूज होता है क्या कि कुछ चीज सब, मतलब जस्ट अ साइडलाइन काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? ना, इट्स अ वेरी, इट हैज वेरी स्पेसिफिक यूज केस। अगर आपका यूज केस वो है तो फिर तो ये आप यूज करोगे। जैसे बताया कि आपका डिक्शनरी टाइप का कुछ है या फिर कुछ पैटर्न आपको सर्च करना है, राइट? तो इट इज यूजफुल ओनली फॉर अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस। तो अगर वो यूज केस आपका नहीं है तो फिर आप यूज नहीं करोगे। तो वेरी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए है ये। पर उस प्रॉब्लम के लिए काफी यूजफुल और एफिशिएंट है, ये भी बात है। Anybody else? Any questions? Any more questions on try? Soman? नो सर, इट वाज क्लियर। जो इम्प्लीमेंट किया उसी का थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तो या इट वाज इजी एंड गुड। जागृति, आपको शुभम, मीर आपके समझ में आया पूरा? Yes, sir. ठीक है, then we can proceed to dynamic. Okay, so let me stop sharing and let me move to dynamic programming. Okay, so ये dynamic programming का lecture है। Again, welcome back AI Club में। So we'll talk about the dynamic programming concepts and example. My name is Anup Parkhi, and we'll talk about the dynamic programming as I mentioned. So dynamic programming, even though this series of lectures are about the data structures, but like brute force search and greedy, so these are the like sort of a problem solving technique. It's not really a data structure, but the fact that this kind of a problem solving technique is used in solving a lot of problems, and therefore this dynamic programming concepts are generally discussed in the context of data structure only. But data structure से इसका मतलब थोड़ा सा अलग है, but generally they basically talk about dynamic programming and other technique, problem solving technique together, data structure के साथ में इसकी बात करते हैं। But these are, as I mentioned, these are the technique of solving a problem. और मैं कैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में भी शायद आपने कुछ शुरू किया है प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट स्टिल वी टॉक। हाँ, ये जो मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेनफोर्समेंट लर्निंग वगैरह होता है ना, एडवांस डीप लर्निंग के बाद जनरली पढ़ाया जाता है रेनफोर्समेंट लर्निंग, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। ओके, तो ये काफी यूनिवर्सल और यूजफुल कंसेप्ट है ये।
Okay, so again, ये मतलब basically we'll take one problem and discuss the how the dynamic programming useful, because वैसे तो इसके applications काफी अलग है. You can okay, anyway, let's start with it and then we can talk. So then dynamic programming के ऊपर why the dynamic programming is useful, right? Why do we even have to talk about it? And then we will focus only on one problem statement, which is a very basic Fibonacci numbers. ऐसा कोई है जिसको फिबोनाची नंबर्स के बारे में नहीं पता है? अभी कैसे आप इतने दिनों से प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो ये तो शायद आपने किया ही होगा. नहीं अनूप सर, अपने पास है ना इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे हैं कुछ, अगर आपके पास अगर एक स्लाइड रेडी है आप बताना चाहें तो है ना, स्वागत है आपका. है फिबोनाची नंबर की स्लाइड भी है, पर हाँ आई एम तो जस्ट आस्किंग बिकॉज पाइथन में प्रोग्रामिंग आप लोग कर रहे हैं इतने दिनों से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. नहीं, पर आप बताना चाहें तो स्वागत है सर, क्योंकि काफी बच्चे भूल जाते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, तो so we'll talk about the okay, so we'll also talk about what are Fibonacci numbers. Then we will talk about what is the recursive algorithm of finding out, basically generating the Fibonacci numbers, and then what are the issues with this. I mean, जो standard algorithm उसमें क्या issues है, and then from the dynamic programming point of view, what is the optimal, I mean, what is the fixes or what are the improvements that we can do in the recursive algorithm to improve the time complexity. Obviously, generally speaking, whenever we want to improve the time complexity, that can happen at the expense of the space complexity, right? That can happen. And in the dynamic programming also that happens. We want to speed up something, but then your space complexity increases because of that. और इसका एप्लीकेशंस के बारे में अपन देखेंगे कि कहाँ यूज हो सकता है. तो ये फिबोनाची नंबर्स का डायनामिक प्रोग्रामिंग से क्या सीधा संबंध है कुछ? ये डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आती है कि उसका कुछ सब पार्ट है, कि उसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन एग्जांपल ले रहे हैं. डायनामिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझने के लिए अपन फिबोनाची नंबर्स का जो कंसेप्ट है, सॉरी जो एग्जांपल्स है, जो प्रोग्राम है, उसको अपन यूज करेंगे. ओके, थैंक्स, थैंक यू. So generally, dynamic programming is used to solve some kind of a optimization problem, like how do you find the minimum of something, maximum of something, fastest, shortest, and etc. तो इसका the crux ये है कि you have to break down a problem into sub problems and then find the optimal solution to this one problem. ये शायद अपन ने पहले भी किया, डिवाइड एंड कॉन्कर वगैरह में भी ऐसा अपन करते हैं, राइट? तो द सिमिलर स्ट्रेटजी इसमें भी. इसमें इतना ही है कि whatever we solve, right, we want to store the result of this problems, and that is called the memozization. It's not a memorization. ये टर्म मतलब उन लोगों ने फ्लोट किए, तो आई एम जस्ट कोटिंग इज एज इट इज. इट्स कॉल्ड मेमोराइजेशन. ओके, एंड देन जो भी अपन इमीडिएट रिजल्ट्स करते हैं उसको अपन यूज करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इफ यू आर स्टोरिंग द result of the sub problem somewhere, then we have to use it, right? Otherwise उसका क्या use है otherwise. Okay. So जैसे शैलेंद्र सर ने बोला था कि फिबोनाची के बारे में भी अपन बात करेंगे, तो ये एक फिबोनाची नंबर्स सीक्वेंस ऐसा होता है कि the sum of any number is the sum of the two previous numbers, right? For example, आप शुरू के जो दो नंबर रहते हैं वो 0 और 1 रहते हैं, तो इसमें 0 नहीं शो किया है इस एग्जांपल में, 1 से शुरू किया है, तो दैट्स फाइन. तो शुरू के दो नंबर इन लोगों ने 1 1 लिए हैं, 1 1 2, और फिर जो नेक्स्ट नंबर आप देखोगे तो 3 5 जो पूरा जनरेट, राइट, दैट्स द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर. तो ये फिबोनाची नंबर्स बोलते हैं इसको, राइट? सो एनीबॉडी इज क्वेश्चन? फॉर एग्जांपल आप अगर 34 को देखोगे, 34 इज द सम ऑफ 13 and 21, दैट्स आर द प्रीवियस टू नंबर्स. So let me stop here for maybe a moment and just not, ये क्लियर नहीं होगा तो आगे का कुछ क्लियर नहीं होगा फिर. ये तो ठीक है सर, काफी सिंपल है कि मतलब एक नंबर जो है इसके पहले के दो नंबर का सम होगा. हाँ, ये तो ठीक है, पर इसके कुछ मतलब साइंस या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है क्या फिबोनाची सीक्वेंस के? क्योंकि ये बहुत बार सुनने में आता है, तो इसके कहीं स्पेशल कुछ एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में या टेक्नोलॉजी में इसके कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है? नहीं है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ एप्लीकेशंस है, पर अगर होंगे तो मैं देख के बताऊंगा फिर. अभी ठीक है सर, एकदम नो प्रॉब्लम.
तो ये जो फिबोनाची का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही एल्गोरिथम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल है कि अच्छा, कितने लोगों को रिकर्सिव प्रोग्रामिंग के बारे में, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि एवरीबॉडी नोज अबाउट द रिकर्शन, राइट? पता है लोगों को रिकर्शंस के बारे में? यस सर। पाइथन वगैरह में किया होगा, राइट, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग? ओके सर एक बार समझा दीजिए, क्योंकि हर चीज जो रिपीट होती है उसका स्वागत ही होता है। ओके, ऑलराइट। तो सपोज ओके, मैं पहले प्रोग्राम समझाता हूँ, उसका रिकर्शन वगैरह के बारे में समझाता हूँ कि ये प्रोसीजर ये है रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर अ फिबोनाची नंबर, राइट? So what essentially it is doing is it's calculating the uh, all the numbers up to n. That's what it is returning, right? So अगर नंबर आपका 0 है तो रिटर्न 0 करेगा, अगर आपका n है तो वो n करेगा। या अगर आप चाहे तो इसको nth फिबोनाची नंबर भी आप रिटर्न करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द आर्गुमेंट ऐसे, मुझे इससे 5th चाहिए, आई वांट टू कैलकुलेट द 5th फिबोनाची नंबर, तो आप उसको फिबोनाची 5 से कॉल करोगे एंड देन इट विल गिव यू द 5th फिबोनाची नंबर जो है। ओके, अब रिकर्शन के बारे में आपने बात की, तो ये जो स्टेटमेंट है, एज रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, तो ये जो क्या होता है कि ये जो फंक्शन है फिबोनाची, इस फंक्शन के डेफिनेशन में अपन उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट? फिबोनाची फंक्शन का नाम है, और उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की जो बॉडी है, उस फंक्शन की बॉडी में ही अपन उसी फंक्शन को कॉल करें, मतलब बेसिकली फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, तो इट्स कॉल्ड ए रिकर्शन, राइट? तो रिकर्शन में क्या होता है कि जैसे अपन ने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स देखा ना, देखा होगा स्टैक वगैरह के, तो ये जो कॉल्स वगैरह सब स्टैक पे चलते रहते हैं, और जैसे आपका स्टैक, जैसे जैसे स्टैक्स पे कॉल्स जाते रहते हैं तो उसको बोलते हैं कि स्टैक आपका वाइंड हो रहा है, और जैसे ही इस कंडीशन खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो उसको वहां से रिटर्न होता है, तो दिस कॉल्ड द स्टैक अनवाइंडिंग प्रोसेस। तो उसके बाद में वो धीरे धीरे सब कॉल्स, इसके रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिबोनाची किसी ने बोला कि आई वांट टू फाइंड आउट द फिबोनाची थर्ड ऑफ फिबोनाची नंबर, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम आउटसाइड दिस फंक्शन व्हेन आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन, आई विल कॉल फिबोनाची 3, और फिर इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन चालू होगा। n की वैल्यू 3 है तो ये कंडीशन नहीं होगा, n इज इक्वल टू 1 है तो ये नहीं होगा, और फिर मेरा अगला कॉल क्या जाएगा, फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1। ओके, दो कॉल जाएंगे उसमें फिबोनाची, तो पहले कॉल कौन सा जाएगा, फिबोनाची 2 का जाएगा, क्योंकि ये पहला है। फिबोनाची अगर मैं 2 का कॉल करूंगा तो फिर से इसमें n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसमें भी 0 1 कंडीशन नहीं होगा, तो अगला क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। तो ऐसे ही वो स्टैक पे कॉल्स चलते जाते हैं, और जैसे जैसे आपका कंडीशन टर्मिनेट होता है वैसे वैसे उसके वैल्यू रिटर्न होने लगती है, तो इसको बोलते हैं द एंड कंडीशन, एंड कंडीशन बोलते हैं या रिटर्न कंडीशन बोलते हैं इसमें, रिकर्शन में। तो जैसे ये आपका हर रिकर्सिव फंक्शन में एक एंड कंडीशन होना ही चाहिए, नहीं तो वो एक इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, क्योंकि कुछ तो कंडीशन होना चाहिए जिससे रिकर्शन बंद हो जाए, अदरवाइज तो वो फंक्शन आपका एक दूसरे को कॉल करता जाएगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ समझ में आया कि और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है इसमें? नहीं सर, मैडम अभी हाँ, क्योंकि आप अभी दो एक बार और पूछेंगे तो रिकर्शन पक्का हो जाएगा आपको। तो जिसको समझ में नहीं आया वो मतलब बेझिझक पूछिए, ये अपना ही प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इतने आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, बट देन दैट कॉल जो फंक्शन का शुरू में, नॉट आखिरी में, जो रिकर्शन कॉल हो रहा है उसके पहले में आपको एक फंक्शन की टर्मिनेटिंग कंडीशन रखना पड़ती है कि किस वैल्यू ऑफ इनपुट आर्ग्यूमेंट के लिए आप रिटर्न कुछ कुछ वैल्यू रिटर्न करोगे। कुछ भी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इम्प्लीमेंटेशन। सो इन दिस केस, अगर आपको ये पता है कि अगर n इज इक्वल टू 0 है, तो अगर मेरा फर्स्ट एलिमेंट है n इज इक्वल टू 0 है, तो मेरा फर्स्ट नंबर 0 आता है। अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 है तो मेरा रिटर्न 1 आता है।
अच्छा, जो सेकंड एग्जांपल अगर आप मैं सिंस वी आर ऑल फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, राइट, जिससे अपन परम्यूटेशन निकालते हैं, राइट, तो परम्यूटेशन में अपन क्या निकालते हैं कि अगर अपने को फैक्टोरियल ऑफ एन करना है, तो अपन क्या करते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, राइट, वही फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल से, राइट, एम आई राइट? तो उसको भी आप रिकर्शन से आप कर सकते हो कि एवरी टाइम यू वांट टू कॉल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, आप एक वैल्यू कम करके उसको कॉल कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि द देन रिटर्न विल बी n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन। उसमें आप ऐसा डालेंगे कि फैक्टोरियल है उसका n कंडीशन क्या होगी, इफ वैल्यू ऑफ n इज जीरो, तो फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है, फैक्टोरियल जीरो बताइए कोई। 1। हाँ, और फैक्टोरियल ऑफ वन भी वन ही होता है, तो उसमें आप दो n कंडीशन डाल सकते हैं, मतलब नहीं? ऐसा करके वो खत्म हो जाता है आपका। शुभम, आपके समझ में आया है? यस सर। नीर, शुभम? Okay, so shall we proceed then? Yeah, sure, please, sir. ओके, सो ये फिबोनाची प्रोग्राम का मतलब मैंने डायग्रामेटिक लिया है वेब से, तो एक अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे ओके, लेट्स फोकस होगा कि अगर आपको फिबोनाची ऑफ 5 कर निकालना है तो आप क्या करोगे कि जैसे मैंने एल्गोरिथम बताएगी, फिबोनाची ऑफ 5 डिपेंड्स ऑन फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, राइट? तो लेफ्ट अपन ब्रांच लेते हैं, फिबोनाची ऑफ 4 डिपेंड्स ऑन फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2 एंड सो ऑन, राइट? तो इसमें आप ये देखोगे कि फिबोनाची ऑफ 3 दो बार निकालना पड़ रहा है, फिबोनाची ऑफ 2 उसको 3 बार निकालना पड़ रहा है, फिबोनाची ऑफ 1 तो बहुत बार निकालना पड़ रहा है, कैसे 4 बार निकालना पड़ रहा है। So maybe of values such as 5 it is fine, but then when you are talking about Fibonacci of say I don't know, maybe say 5000, right? मेरे को फिबोनाची 5000 फिबोनाची नंबर मेरे को मुझे चाहिए, तो ये जो रिपीटेशन है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। रिपीटेशन ज्यादा होने से जो टाइम लगेगा वो काफी ज्यादा लग जाएगा, एंड इट्स लाइक अननेसेसरी कैलकुलेशन, राइट? क्योंकि अगर आपको फिबोनाची 4 ऑलरेडी पता है तो क्यों आप हमेशा कैलकुलेट कर रहे हो, राइट? अगर आपको फिबोनाची 3 ऑलरेडी अगर पता है, इन दिस एल्गोरिथम में भी नहीं पता है, पर somehow if you are able to find out the value of Fibonacci 3, then why do we have to calculate 2 times? If somehow if we can find out if we can calculate the value of Fibonacci 2 and store it somewhere, and similarly Fibonacci of 3 and store it somewhere and reuse it later, then why do we have to calculate each time, right? तो वो कैलकुलेट करके स्टोर करने का जो कंसेप्ट है उसको मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि यू हैव टू मेमोटाइज दैट फंक्शन, कैलकुलेट, मेमोटाइज एंड द रीयूज द वैल्यू व्हाटएवर यू हैड स्टोर्ड। तो ये कंसेप्ट है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, सिंपल है काफी। So any question on this slide? मतलब ये बेसिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो कैसे फिबोनाची 5 कैलकुलेट होता है। आई थिंक दिस इज अ गुड पिक्चर टू नो टेल यू कि हाउ द फिफ्थ फिबोनाची नंबर इज कैलकुलेटेड। अनूप सर, इसमें एक छोटी सी बात ये समझने वाली है कि इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग कहाँ पे आती है और इसका क्या पार्ट है डायनामिक प्रोग्रामिंग? अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं आई है, तो अभी ये अपन चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द चैलेंज नो in a normal recursive algorithm in the context of the Fibonacci series. Right, sir. Thank you. हर रिकर्सिव प्रोग्राम में वो चले नहीं आएगा, पर ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसको अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल के केस में शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, शायद वो चैलेंज। ओके, तो इसमें मतलब ये डायग्राम के हिसाब से सॉल्यूशन बताया। इसमें ये उन्होंने ये बताया कि आपने अगर फिबोनाची 3 जो कि ब्लैक बॉक्स बताया हुआ है, राइट, तो अगर वो ऑलरेडी अपने पास में वैल्यू है, अगर आप उसको अपने स्टोर कर लिया, तो देन व्हेन वी अराइव एट दिस ब्लू कलर बॉक्स फिबोनाची 3, तो उसको अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, यूज कर लेंगे विच वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द ब्लैक बॉक्स। ये इसका कंसेप्ट है। तो अगर बॉक्स के कलर को छोड़ के इतना ही ध्यान रखना है कि व्हाटएवर वैल्यूज यू ऑलरेडी यू हैड कैलकुलेटेड
and if you're able to reuse that value in some subsequent calculation, then you are saving on that calculation itself, right? अगर आपने Fibonacci 3 already आपके पास value है, then in as a part of as a sub problem of solving some other sub problem, you don't have to do it again, you can reuse it, right? I think मेरे को लगता है कि इसका elementary है तो any still let me ask you कुछ questions इसमें. Okay, so I will take that yes. I think we can proceed, sir. Okay, तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपके पाइथन में कई है, तो अच्छा आपको समझने में इजी पड़ेगा ये कि एक फिबोनाची नंबर आपको nth कैलकुलेट करना है. तो अब इसमें ये देखिए कि अब मतलब मेरे ख्याल से लेट मी गिव अ चैलेंज टू समबडी टू एक्सप्लेन मी दिस प्रोग्राम, राइट? बिकॉज आप सब पाइथन के लोग हो, तो ओके, हु वांट्स टू टेक दैट चैलेंज? मैं आई विल बी देयर टू हेल्प, बट लेट्स सी. सर मैं हाँ, या श्योर श्योर. ओके, सो ये प्रोग्राम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ फिबोनाची का प्रोग्राम है. तो फर्स्ट हम लोग जो फिब्स वाला देख रहे हैं यहाँ पे, फिब्स वाला यहाँ पे लिस्ट बना के रखी हमने, एम्प्टी लिस्ट. हाँ, उस एम्प्टी लिस्ट में हम लोग जब भी नया फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसको अपेंड करते जाएंगे. तो हमने बाय डिफॉल्ट 0 और 1 तो अपेंड करके ही रखा है. हाँ, और जो भी हम न्यू फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करें तो उसका सिंपल एल्गोरिथम रहता है फिबोनाची ऑफ n-2 प्लस फिबोनाची ऑफ n-1. तो हम हाँ. उसको कैलकुलेट करके जो फिब्स वाला एरे या फिर लिस्ट है उसमें हम डालते जा रहे हैं. अब जब भी हमें nth वैल्यू का फिबोनाची चाहिए रहेगा तो हम रेंज n+1 में उसको चला देंगे पूरे प्रोग्राम को. और इस तरह पीछे की वैल्यूज ऑब्वियसली स्टोर होती चलेंगी और रिकैलकुलेट नहीं होंगी. पिछली वैल्यूज जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उन्हीं से नई वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी नेक्स्ट एलिमेंट की. एंड फाइनली हम n तक पहुंचेंगे तो हमें n की भी वैल्यू उसी तरह से मिल जाएगी. राइट, एग्जैक्टली. सो बेसिकली जो फिब्स अरे में अपन स्टोर कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि आपने को रिजल्ट कहीं तो भी स्टोर करना है, फिर उसको रीयूज करना है. तो ये इतना ही है डायनामिक प्रोग्रामिंग का. ऐसे टर्म दिखने में बहुत बड़े बड़े दिखते हैं कि व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह, बट बेसिकली वही कि एक पहले कैलकुलेट करो उसको, और अगर वो बाद में रीयूज होता है तो उसको स्टोर कर लो. तो इसमें जैसे मैं बताया था कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस, बट देन यू हैव अ extra burden of storing all this results into a fib array, so that's creating some space in your memory for, right? तो थोड़ा space complexity इसकी बढ़ जाती है इसके कारण से.